हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके सेट नंबर 4, ठीक है, 2020 का सेट नंबर 4, इसके हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से हम लिख के बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में राइट करेंगे। ठीक है, इससे पहले के 3 सेट के क्वेश्चन जो है हमने बताए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से कैसे लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में, उस तरीके से भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिना कहीं पे स्किप किए हुए। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगी, कुछ आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी इस सेट के लिए। ठीक है, अगर इस सेट से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा आप तुरंत कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज दोनों पर सेम लगाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, दोनों को समान विभवांतर से, यानी V जो है दोनों के लिए सेम है, इससे इसको एक्सेलरेट किया जाता है, त्वरित किया जाता है। और यदि इनके प्रारंभिक वेग, यानी अगर इसका प्रारंभिक वेग UE माने ये 0 और UP ये भी क्या है 0, तो पूछ रहा है तो इन कणों का 4 ऑप्शन दिया है। पहला, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। भाई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी इसकी, ½ mv² = EV। ठीक है, जहां पे वोल्टेज सबका सेम है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज भी सेम है, तो इनकी गतिज ऊर्जा जो है वो सेम होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी, सेम होगी। आगे है, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। ठीक है भाई, जब गतिज ऊर्जाएं दोनों की सेम होगी तो वेग कैसे अधिक हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का संवेग कैसे अधिक हो सकता है, क्योंकि P = होता है mv। अब जिसका, अगर प्रोटॉन की बात कर रहा है, ठीक है, तो प्रोटॉन का संवेग mp × v, और अगर इलेक्ट्रॉन के संवेग की बात करेगा तो me × v। अब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन का संवेग ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। ठीक है, समझ में आया, कारण समझ में आया अच्छे से। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है। ठीक है, चलिए, सेल प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है। ये सेल, ठीक है, R प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर कितना हो, B हो, टर्मिनल विभवांतर कितना हो, B हो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरीके से है, पूरा समझ लो भाई, आधा अधूरा कहाँ है, अगर कोई डाउट हो रहा। ये एक, ठीक है, प्रतिरोध R है हमारा, इससे इस सेल को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया। तो अब सेल को कनेक्ट किया गया है तो सेल का इंटरनल भी रेजिस्टेंस कुछ होता है, आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, इसको हम मान लेते हैं R। ठीक है, और इसके सिरों का विभवांतर जो है, ठीक है, इसका विभवांतर V जो है किसके कितना है, V है। ठीक है, और ये आपका प्रतिरोध R है, और इसका विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ, E, कितना है, E। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल E है। तो इसका जो विद्युत वाहक बल E होता है वो किसके बराबर होता है, इसके विभवांतर, और ये अंदर जो जितना खर्च हो रहा है, कितना पोटेंशियल यहाँ पे खर्च हो रहा है, तो इसमें धारा कितनी बह रही है, स्मॉल b मान लेते हैं, अगर खर्च हो रही है, धारा I बह रही है, तो I × R। ठीक है, तो इसका जो टर्मिनल विभवांतर V है, ठीक है, उसमें ये चीज़ और जुड़ेगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध, उसकी वजह से जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी जोड़ोगे, तब जाके इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब E = B + IR, B + IR, जहाँ पे R, स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, तो आंतरिक प्रतिरोध R = कितना हो जाएगा, IR को इसी साइड रखो, इसको इधर भेज दो, तो E - B। तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, E - B/I। ठीक है, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ यानी कि ऑप्शन जो भी दिया हुआ सब में I नहीं है, तो I को एलिमिनेट करो। ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, V = होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, यानी इससे। ठीक है, तो इससे हम इसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं, वैल्यू रख दो इसकी जगह।
तो यहाँ से स्मॉल r इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ई माइनस वी अपॉन आई की जगह क्या रखोगे, v बाई आर, v बटे आर। ये r चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, e माइनस बी इंटू आर बटे बी। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यही लिखा हुआ है। आगे देखिए, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति कितनी होती है। तो अगर प्रेरकत्व शुद्ध है, ठीक है, तो उसमें औसत शक्ति जो है वो औसत शक्ति 0 होती है, यानी शक्ति 6 का मतलब होता है यानी कितना ऊर्जा लॉस हो रहा है, कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, तो जब शुद्ध की बात की जाती है तो वहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होता है, इसलिए कितनी हो गई, 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जितने भी इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं सभी को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या आप आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए बहुविकल्पीय को छोड़कर अब बढ़ते हैं हम अति लघुत्तरीय की तरफ। गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है। जिस भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आपको पर्सनल बैच दिया जाएगा, साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा, आपके सभी विषय की लाइव क्लास चलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा और डाउट सॉल्विंग डेली का डेली होगा और साथ में स्टडी मटेरियल PDF मिलेगा। यानी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्लस एंड आइकॉनिक की। आप जिस भी चीज़ का कोर्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप जिस भी मंथ का कोर्स लोगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट गिफ्ट शुभम क्लासेस की तरफ से मिल जाएगा। जैसे ही प्रोमो कोड में आप शुभम @12 यूज करते हो, टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, यकीन नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो देखिए भाई, अति लघुत्तरीय में भी काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल आपके दिए गए, छोटे देख लीजिए सभी को। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक, आपको 500 लाइक पहुंचाना। ठीक है, तो यार इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक, 500 लाइक। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं। कोई इस तरीके से हमारा बंद पृष्ठ है, इसके भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं। ये मान लेते हैं पहला है -q +q, ये आपका पहला, ये दूसरा -q +q। ठीक है, दूसरा अप टू सो डॉट ये आपका कितना n -q +q। इस तरीके से n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φe कितना होगा, यही आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वैद्युत फ्लक्स φe बराबर क्या फार्मूला होता है, कुल आवेश, क्या होता है, कुल आवेश बटे ε0। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कुल आवेश कितना है, n वैद्युत द्विध्रुव है, यानी n +q वाले भी हैं और n -q वाले भी है। तो n -q वाले भी हो गए और n +q वाले भी हो गए। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, कितना आया, तो -nq और +nq, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चिन्ह में विपरीत होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसके अंदर कुल चार्ज कितना, 0 बटे ε0 बराबर 0। ठीक है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 0। आगे देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया हुआ आपसे, कितना दिया हुआ, 8 × 10⁻⁻6 sin 2π 10⁻11t प्लस 300πx। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर हम देखें या इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, V0 साइन समथिंग होता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अगर आपका चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र E की बात करें तो V0 की जगह पे होता है आपका E0
और साइन जो चीज़ ये होता है यहाँ पे भी सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, तो 2 लित्र वैद्युत क्षेत्र का मान लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, E = हमने कहा बस फर्क कितना होता है, यहाँ B0 की जगह E0 होता है। तो B0 की वैल्यू कहाँ, ये है, तो V0 की वैल्यू दी हुई है। E0 की वैल्यू निकालनी है, बाद में निकाल रहे हैं, कैसे निकालना बताते हैं। यहाँ पे आप जगह छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो E0 साइन, इसके अंदर जो चीज़ है सेम टू सेम लिख लो, 2 पाई वही होता है 10⁻11t और प्लस 300 पाई x, ठीक है। अब एक फार्मूला अगर आपको याद हो, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में एक संबंध का फार्मूला हमने बताया था, ठीक है। और अगर आप सभी को याद हो तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं याद हो तो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। C = E0 बटे B0, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, E0 की। तो E0 = कितना हो जाएगा, C × V0। C की वैल्यू 3 × 10⁸ इंटू V0 की वैल्यू ये देखिए दी हुई है 8 × 10⁻⁻6, 8 त्रिक 24 गुणे 10⁻, इधर +8 है, इधर -6, कितना बचा 2। तो 24 × 10⁻2 और 10⁻2 का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। तो 24 को 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2400, 2400। अब यही E0 की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो E = 2400 साइन 2 पाई 2400 लिख दीजिए या ये वैल्यू रख दीजिए, ठीक, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। यहाँ आप फ्री हैं, ठीक है, कि नहीं आपको 2400 लिखना है, ऐसा कुछ नहीं, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। प्लस 300 पाई x, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, कुछ नया नहीं है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करो तो साइन ये पूरा चीज़ सेम होता है, बस केवल V0 और E0 का फर्क होता है, और ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड होते हैं, ठीक। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक अनुनादी परिपथ के लिए LCR दिया हुआ है, इसमें प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है। आप सब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, LCR है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और 1 नंबर में पूछा गया है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देखिए, पश्च शब्द कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, डरिएगा मत कि पूछ लेंगे तो जो है यहाँ पे कोई हम आपको पनिशमेंट दे देंगे या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछोगे, आप पहली बात सॉल्व करिए, अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिए, वैसे कोई डाउट नहीं आएगा अगर आपने LCR पढ़ा है तो, ठीक है। आगे बढ़िए, एक पश्च अभिनत, ठीक है, पश्च अभिनत एक PN संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहक के कारण होती है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, PN संधि डायोड की बात कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बोर्ड में जगह बनाया जाए, ठीक है, फिर जो है उसको समझा जाए। तो PN संधि डायोड की बात कर रहा है, और कैसे, पश्च अभिनत की। तो पश्च अभिनत में होता क्या है, P को किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव से कि निगेटिव से। अगर ये हमारा PN संधि डायोड है, इधर P है, इधर N है, इसको पश्च अभिनत बनाना है तो इसको जोड़ दोगे माइनस से, इसको जोड़ दोगे प्लस से, ठीक है। इस तरीके से जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसमें जो धारा प्रवाह होती है, यानी जो करंट का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। किसके वजह से, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण। अल्पसंख्यक क्या होते हैं बता रहे हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ठीक है। तो इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो अल्पसंख्यक आवेश का वाहकों के कारण होता है। P में कोटर होते हैं आपके, ठीक है, क्या होते हैं, कोटर होते हैं, यानी होल होते हैं, जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में होल होते हैं। इसमें बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, बहुत ही कम मात्रा में।
जिसे हम अल्पसंख्यक बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी होल हैं वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, डिप्लेशन लेयर, संधि को पार करने की कोशिश करेंगे, और संधि को पार करके एन क्षेत्र में जितने भी आपके अल्पसंख्यक यानी कम मात्रा में कोटर होते हैं उसके साथ कंबाइन करके, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करते हैं। या जैसे ही यहाँ कंबाइन करते हैं तुरंत बैटरी के धन सिरे पे एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन फिर इधर से ऐसे चल के इधर एंटर कर जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव वाला जो है आपका यहाँ से बैटरी के धन सिरे से फिर एन में एंटर कर जाता है, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से धारा बहने लगती है, ठीक है। और यहीं पे अगर अग्र अभिनत की बात कर देगा तो अग्र अभिनत की अगर बात करेगा तो बहुसंख्यक, क्या लिखोगे, बहुसंख्यक, ठीक है। अब यहाँ पे बहुसंख्यक आवेश वाहक, अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि पश्च अभिनत में क्वार्टर की वजह से या होल की वजह से, दोनों की वजह से, ठीक है, दोनों की वजह से धारा प्रवाहित होती है, और फर्क सिर्फ ये है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की, ठीक। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है, एक बार चलिए फिर डिस्कस कर देते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, लेंज का नियम भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, और उसको डिस्कस भी कर दे रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का कैसे ये पालन करता है, ओके। तो चलिए देखिए लेंज का नियम क्या कहता है। लेंज का नियम कहता है कि अगर हम किसी कुंडली से संबंधित उसकी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से जो इसमें प्रेरित धारा, ठीक है, और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो उसमें इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी कुंडली में या किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से वह उत्पन्न हो रही, ठीक है। ये लेंज का नियम कहता है। और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को कैसे फॉलो करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम का पालन किस तरीके से करता है उसको ध्यान से देखिए। जब हम इस कुंडली से संबंधित या इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है ना। इस चुंबक को हम इसके पास ले आते हैं या किसी दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो वगैरह वगैरह कुछ। यानी इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही, सिंपल सी बात यह है कि ये प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है, सदैव ऐसी होती है इनके अकॉर्डिंग कि वो उस कारण का ही विरोध करती है। किसके कारण हो रही, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की, तो सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, और उसके अगेंस्ट हमें कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य इस कुंडली में ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है, जिससे यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। यानी जितना हमें यांत्रिक कार्य करना पड़ता है वही कार्य इसमें क्या होता है, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, यानी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी जितना कार्य हमने किया वो उतना स्टोर, ठीक है। तो यही है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, हाँ सॉरी 2 नंबर में एक और क्वेश्चन है, नेत्र दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो कक्षा 10 वाले से पूछो, वो फर्राटा बता देंगे। तो आप तो भाई 12th स्टैंडर्ड में है, तो आपको तो भाई आना ही चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, लेकिन मोटी मोटा देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें गॉस का प्रमेय लगाना है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है।
तो बहुत ही इजी है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा चार्ज रखा हुआ, कोई बिंदु आवेश है, तो गॉसियन पृष्ठ हम खींच लेते हैं, गोला बन गया, ठीक है। एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया हमने, तो इस गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? dA। यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? सॉरी, हाँ चुंबकीय, अरे भाई यहाँ बात बात चुंबकीय हम क्यों बोल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है ना, गॉस की बात हो रही है, तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? E डॉट dA, E डॉट dA, ठीक है, E डॉट dA। मान लेते हैं इस बिंदु की दूरी अगर कितनी है? R है। कितनी है? R है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फाई ई की वैल्यू, फाई ई की वैल्यू ये सूक्ष्म क्षेत्रफल की वजह से है, तो डी फाई, तो संपूर्ण क्षेत्रफल की वजह से इंटीग्रेट कर दो, डी फाई ई इजकल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ई को बाहर ले लो, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए, ये हो गया फाई ई, ठीक है। अब यहाँ पे गॉस का प्रमेय लगा दो। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? फाई ई बराबर, गॉस की प्रमेय कहती है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, कुल चार्ज कितना? क्यू, तो इसकी जगह रख दो क्यू और बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू डी ए जोड़ते जाओगे, इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है गोले का? 4 पाई आर। कितना होता है? 4 पाई आर। तो डी ए जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4 पाई आर, ठीक है, 4 पाई आर। हमें वैल्यू चाहिए केवल ई की, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की, तो ई को इसी साइड रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो 4 पाई आर को इधर ट्रांसफर कर दो, तो कितना मिल गया? क्यू बटे 4 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, ठीक है। ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर। सिंपल, कुछ करना था? कुछ भी नहीं, बस वैद्युत फ्लक्स वाली डेफिनेशन हमें लगानी थी। सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? ई डॉट डी ए, ठीक। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई, ठीक है, 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो परिपथ की औसत शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए या औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए। तो औसत शक्ति क्षय का फार्मूला होता है P एवरेज इक्वल टू IRMS इंटू VRMS, ठीक है, इंटू कॉस फाई, जहां पे कॉस फाई क्या है? शक्ति क्षय गुणांक है। क्या है? शक्ति क्षय गुणांक। तो देखिए औसत उस क्या पूछा है? औसत शक्ति हानि, तो P एवरेज इक्वल टू होता है IRMS इंटू, ठीक है, VRMS इंटू कास फाई, जहां पे कास फाई क्या है? ये औसत शक्ति गुणांक है, औसत शक्ति क्षय गुणांक है, शक्ति क्षय गुणांक है। और इसकी वैल्यू होती है औसत शक्ति गुणांक कॉस फाई इक्वल टू होता है, कॉस फाई इक्वल टू होता है आपका R बाई जेड, R बाई जेड, जहां पे जेड क्या है? परिपथ की प्रतिबाधा है। क्या है? प्रतिबाधा। R क्या है? प्रतिरोध, जो नॉर्मली दिया हुआ है, जो LCR में यूज हुआ हुआ है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रख लीजिए, P एवरेज इक्वल टू IRMS, I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू V बाई जेड। क्या होता है? V बाई जेड। I इक्वल टू होता है B बाई जेड, या ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है? IR, जहां पे R क्या होता है? प्रतिरोध होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में या प्रत्यावर्ती के केस में हमने बताया था कि वही R जो है आपका जेड में बदल जाता है, वही R क्या होता है? जेड में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? VRMS बाई जेड इंटू
VRMS इंटू cos फाई की जगह क्या लिखोगे, R/Z, R/Z। ठीक है, तो आया क्या, VRMS स्क्वायर इंटू R बटे Z स्क्वायर, जहां पे Z क्या है, प्रतिबाधा है, और प्रतिबाधा Z आपकी कैसे निकलेगी, Z इक्वल टू होता है अंडर रूट, जुड़े कौन कौन से हैं परिपथ में, आपका एक प्रेरक जुड़ा हुआ है और एक प्रतिरोध जुड़ा है। ठीक है, यानी कि R स्क्वायर और प्लस ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, जहां L की वैल्यू आपको दे दी है, L की वैल्यू कितनी है, 1/10 पाई, L इक्वल टू दिया हुआ है 1/10 पाई। ठीक है, और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू दे दिया है 50 हर्ट्ज, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf। तो Z स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी दी है, प्रतिरोध दिया 10 ओम, 10 प्लस ओमेगा की वैल्यू 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 गुड़े L का मान कितना दिया 1/10 पाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, और इसका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 100। तो Z स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ो। और यार ये चाक टूट जाता है बार बार। V की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें क्वेश्चन में, देखिए 100 वोल्ट, V इक्वल टू कितना दिया है 100 वोल्ट। तो V स्क्वायर है कितना हो जाएगा 100 गुड़े R का मान कितना है 10 बटे Z स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 200। ठीक है, 5। तो औसत शक्ति क्षय कितना आ गया 5 वाट। ठीक है, कितना आंसर दे रहा है चेक करो, 4 का है, तो एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, कहाँ, हाँ इसका स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है ना, तो 100 गुणे 100 होगा, यानी V की वैल्यू 100 है तो 100 × 100 होगा, 100 बचा हुआ है तो 500 होगा। ठीक है, 500 वाट। ठीक, समझ में आ गई चीज़ें अच्छे से, एक बार फिर से समझ लो। दिया क्या है, V का मान दिया 100 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और प्रतिरोध R का मान दिया हुआ 10 ओम। हेनरी L इक्वल टू आपको दे दिया है कितना, L इक्वल टू 1/10 पाई। तो ये प्रतिबाधा Z का फार्मूला होता है और ये औसत शक्ति क्षय गुणांक का फार्मूला। ठीक है, ठीक, जहाँ पे cos फाई क्या है औसत शक्ति क्षय गुणांक है, और औसत शक्ति क्षय गुणांक बराबर होता है R/Z, जहाँ पे R क्या है दिया हुआ प्रतिरोध है, Z क्या है पूरे परिपथ का प्रतिरोध है। ठीक है, जो आपका प्रेरक और प्रतिरोध एक साथ जुड़े हुए हैं, उन दोनों का कंबाइंड प्रतिरोध जो है वो Z कहलाता है, यानी कि प्रतिबाधा कहलाता है। ठीक, हाँ आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो नाभिक के अंदर जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए, अलग करके अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और बंधन ऊर्जा से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी इसी में आपको सॉल्व करना है, 8O16। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो पर ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन हमने आपको करवाया भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लेफ्ट कर रहे हैं, आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी आई है नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत, जिससे ये भी पता चल जाए कि आपके क्वेश्चन आ गए या नहीं आए। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको करने के लिए बोलते हैं वो आप लोग स्वयं ईमानदारी से कर लिया करिए, इससे तैयारी आपकी बेहतर होगी, मेरी नहीं, मैं अपने फायदे के लिए नहीं कहता। ठीक है, ये मत सोचो कि सर जो क्वेश्चन दे देते हैं उससे सर का कोई भला होता है या मेरा कोई फ़ायदा होता है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे आपका फ़ायदा होता है। अगर आप चीज़ों को ईमानदारी से अच्छे से करेंगे तो वो आपके प्रैक्टिस में आएगी और तैयार भी हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करवा दें, इसको भी तो कई बार करवा चुके हैं यार। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ओवरव्यू दे दें, चलो हिंट दे देते हैं, ठीक है। हाँ ध्यान से देखिए भाई, हिंट दे रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा सा हम श्री कृष्ण वाला काम कर देते हैं, ठीक है। और अर्जुन आप बन जाइए, सारथी हम बन जा रहे हैं आपके, ठीक है। और अर्जुन अब आप लोग बन जाइए। चलिए, कहाँ गया यहाँ गया। दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, ANG = 3/2, ठीक है। और जल का अपवर्तनांक यानी हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, ठीक है। इनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर दिया है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों ही वायु तथा जल में लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f = होता है n - 1 × 1/R1 - 1/R2, ठीक है। तो अगर जल की बात कर रहा है तो जल में सबसे पहले निकाल लो, जल में, ठीक है। तो 1/f वाटर = n, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक AN W - 1 1/R1 - 1/R2, ठीक है। सारी वैल्यू पता है, रखिए कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। वायु की अगर बात करेगा AN W यहाँ रहा, R1 R2 यहाँ रहा, वैल्यू सब पता, रखिए सॉल्व कर लीजिए। वायु में 1/f A यानी एयर, ठीक है। तो वायु वाला यानी कि ग्लास वाला आप इस्तेमाल करेंगे, ये ना पूछ रहा, हाँ ठीक। हवा में है तो हवा में जब भी आपका लेंस रहेगा तो हवा से लेंस के अंदर यानी कांच में एंट्री कर जाएगा, तो यानी यहाँ पे ANG -1 1/R1 - 1/R2, ठीक है। सिंपल चीज़ें समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है, रखिए सॉल्व कर लीजिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हुइट-स्टीन सेतु का परपथ खींचिए तथा किरचॉफ के नियम से सेतु का संतुलन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हुइट-स्टीन सेतु, ठीक है, क्या है भाई, काफ़ी ज़्यादा हमने आपको किरचॉफ का नियम भी टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया भी है, व्हीटस्टोन भी कई बार बताया चुका, तो आप लोग कर लेंगे ना, कोई समस्या, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी नहीं है ना, कर लोगे। चलो आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, ठीक है, प्रति घन मीटर। तार में 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व। धारा घनत्व J बराबर होता I/A, तो सबसे पहले तो आप I का मान निकाल लो। I का मान दिया हुआ 3.2 एम्पियर, ठीक है। A का मान भी दे दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, तो धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, ठीक है। I का मान दिया हुआ है 1 × 10⁻7 बटे 1, अरे यार गलत उल्टा हो गया, I का मान दिया हुआ 3.2, ठीक है। और क्षेत्रफल यानी A का मान दिया हुआ 1 × 10⁻⁷, तो कितना हो गया, 10⁻⁷ ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3.2 × 10⁻⁷, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका धारा घनत्व तो निकल के आ गया, ठीक है। और देखिए, जिस रूम में शूटिंग हो रही है, रूम के ऊपर भी एक लोग रहते हैं, तो वो चाय बना रहे हैं, जो कूटने की आवाज़ आ रही है, अदरक कूट रहे हैं। चलो, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD पूछ रहा है, तो I बराबर क्या होता है, NEAVD, ठीक है। अब VD = यहाँ से क्या हो जाएगा, I बटे NEA, सारी वैल्यू आपको पता है ना, N का मान दिया है
देखिए कुछ नया करना नहीं, सब कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको निकालना है। n इक्वल टू दिया हुआ है 2 × 10 घात 28, ई जानते हो 1.6 × 10 घात -19, ए 1 × 10 घात -7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कूलाम और ये तो संख्या है, और आई का मान दे दिया है 3.2 एम्पियर, ठीक है। एक हमने वहाँ कैलकुलेट कर दिया, एक आप इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। हो जाएगा, कुछ करना नहीं, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर वाला है। इसमें पूछा है कि अंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, इसे सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आप सीधे अंग के प्रयोग में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई निकाल दीजिए, और जब चौड़ाई निकालेंगे दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तो दोनों बराबर आएंगे। अभी रिसेंटली में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि हम बार बार आपसे यही बोलते हैं कि जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, मैक्सिमम डेरिवेशन या मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन आपके इसी से फंस जाएंगे, केवल न्यूमेरिकल छोड़ के, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल अभी मैंने जो है न्यूमेरिकल की कोई सीरीज नहीं करवाई है। न्यूमेरिकल की सीरीज जो है जैसे ही यही 7 सेट आपके 2020 के कंप्लीट होंगे, तुरंत हम न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम इधर बीच ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन जो है सर बोले कि जो है आप ये स्टार्ट कर दीजिए, तो हम स्टार्ट कर दिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पतली झिर्री द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रारूप की तीव्रता, ठीक है, प्रारूप की व्याख्या कीजिए। इसी में अथवा करके एकल झिर्री वाला भी पूछ लिया है, तो उसको भी हमने जो है बताया हुआ है। हाँ अगला देखिए, पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ज़्यादातर अभी जितने भी क्वेश्चन मिले हैं पीएन संधि से रिलेटेड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ही पूछा गया है। तो पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग दृष्टिकारी दोनों लगभग सेम है, तो दोनों आप दोनों तैयार कीजिए, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दोनों, जिससे कोई भी पूछा जाए तो आपके मन में ये ना रहे कि हाँ ओ ये वाला छोड़ दिए ये पढ़ लिए, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी ना आए। तो पीएन संधि डायोड मैंने चैप्टर नंबर जो 14 में एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग उसमें भी छांट लेंगे कि उसका कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर तो इतना यार छटाई करोगे तो फिर बचेगा क्या। आगे देखिए, किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए। आपको धारिता की परिभाषा लिखिए। 1 फैरेड क्या होता है, तो C = क्या होता है फार्मूला धारिता का, C = होता है Q/B। अगर V की वैल्यू हम 1 कर दें, Q की वैल्यू 1 कर दें, तो C = आ जाएगा 1 फैरेड, ठीक है। यदि किसी संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी हो, या यदि हम किसी संधारित्र को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं और उस पर 1 कूलाम आवेश संचित होता है, या वह संधारित्र 1 कूलाम आवेश अब स्टोर करता है, ठीक है, तो उसकी धारिता क्या हो गई, 1 फैरेड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ उसी में और है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक C = K/0 A/D, K/0 A/D, सिंपल है। आगे देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है। गॉस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। कितना होता है, E = 1/2πε0 λ/r, जहाँ पे लैम्डा जो है रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। आगे देखिए, 2 समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच में कितना बल लगता है उसका सूत्र डेराइव करना है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्या किया गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो चलो क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, डेरिवेशन आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो समांतर धारावाही चालक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको बल नहीं निकालना, कुछ और ही निकालना है। तो देखिए, पहले तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और दूसरे तार में जो है आपकी
1.5 एम्पियर की, यानी I1 की वैल्यू ये है और I2 की वैल्यू ये है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में कोई बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा भी ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा और, ठीक, हाँ सॉरी, दिशा और परिमाण दोनों ही निकालना है। तो जरा ध्यान से देखिए, बिंदु P पर क्या करनी है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और दिशा। हालांकि दो तार हैं आपके, इसमें I1 धारा बह रही है और इसमें I2 धारा बह रही है, तो इसके कारण भी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसके कारण भी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी? विपरीत होगी, ठीक है। तो अगर दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो विपरीत है तो कितनी होगी? पहले तार में, ठीक है, धारा I1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कितनी है? B1। तो कितनी वैल्यू? μ0/2 I1/R, ये फार्मूला होता है। किसी भी कोई सीधा चालक तार है, अगर इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/2 I/R होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, वैल्यू रखो। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नीचे 2 पाई। I1 की वैल्यू 5, R का मान कितना? 4, ठीक है। तो कितना हो गया? 2। कितना आ गया? 5/2 गुणे 10⁻⁷, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी बाद में लिख लेंगे, ठीक है, जो भी आएगा बाद में लिख लेंगे। दूसरा देखिए V2 कितना हो जाएगा? μ0/2 I2/R। अब इससे इसकी दूरी, इससे टोटल 10 है, यहां से यहां तक 4 है, तो ये बचा कितना? 6 सेंटीमीटर ना। तो 4 पाई/2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1.5 नीचे बटे में 6, पाई कैंसिल, ठीक है। 4 1 4, 2 2 1 2, 2 3 6, तो कितना आ गया? 1.5/3 गुणे 10⁻⁷, ठीक है। अब देखिए, इसके कारण, पहले तार के कारण जो इसकी दिशा है तल के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है, तल के लंबवत क्या होगी? ऊपर की ओर हो जाएगी। लंबवत ऊपर की ओर, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर, ठीक है। तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? वैल्यू तो हमें ज्यादा है। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, वेट, दिशा में कुछ कंफ्यूजन हो रही है। दिशा इसकी तल लंबवत नीचे की ओर होगी, ठीक है, और इसकी ऊपर की ओर। कैसे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है अगर किसी चालक तार में, ठीक है, किसी चालक तार में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे है, तो ये उंगलियां जिस तरफ मुड़ती हैं, उंगलियां, ठीक है, जैसे ये हमारा चालक तार, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही, तो ये हमारी जो सारी उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ती हैं उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसमें धारा ऐसे मुड़ेंगी ना, ऐसे मुड़ेंगी, यानी तल के लंबवत नीचे की ओर मुड़ेंगी, ठीक है। और इसमें देखो ऐसे हो रही, ऐसे मुड़ोगे ऐसे, तो यानी बाहर की ओर हो रही, ठीक है, बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी? P पर परिणामी तीव्रता V = V1 - V2। V1 की वैल्यू कितनी है? 5/2 गुणे 10⁻⁷। इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 गुणे 3 गुणे 10⁻⁷। 10⁻⁷ को कॉमन ले लो, जो बचेगा लिख लो। तो 10⁻⁷ कॉमन हो गया, यहाँ बचा 5/2 और यहाँ बचा 1.5/3, ठीक है। एलसीएम ले लो, 10⁻⁷, एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा? 6। तो इस यहाँ पे 2 था तो 6 हुआ, कितना गुना हुआ? 3 गुना, तो ऊपर 3 से गुणा कर दो 15, माइनस यहाँ 3 था तो 3 का कितना गुना है? 6, 2 गुना, तो ऊपर भी 2 से गुणा करो,
और 1.5 गुणे 2 करोगे कितना का 5 दूनी 10 का 0, 1 1 के 2 1 3, एक अंक पे 0.3, ठीक है। तो यानी 1.5 दूना 3, यहाँ हो गया 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 10 घात -7, 15 में से 3 गया कितना आएगा 12, और 12 को 6 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो कितना आ गया 2 गुणे 10 घात -7। तो फाइनली आंसर कितना आ गया v इक्वल टू 2 गुणे 10 घात -7। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ठीक है। ये इसका मात्रक होता है, या इसको आप वेबर भी लिख सकते हो, या इसको वेबर भी लिख सकते हो। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो, ठीक है। समझ में आया अच्छे से? कोई समस्या, कोई परेशानी? सब कुछ दिया हुआ था, ये मेन फार्मूला था, इस मेन फार्मूले को यूज किया गया, ठीक है। 2 तार है, एक ये और एक ये, दोनों में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही, तो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसकी अलग अलग दिशाएं हैं, जैसे कि दिशा भी यहाँ पे फाइनली दिशा भी पूछा था। तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है किसका, नीचे वाले का। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उसकी भी दिशा क्या होगी, नीचे की ओर होगी। तो इसकी दिशा किधर होगी, तल के लंबवत नीचे की ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है। ये इसकी दिशा होगी, ठीक है। क्लियर, अच्छे समझ में आया? तो इस तरीके से आपके सेट नंबर 4 के सारे क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। अगर जो भी क्वेश्चन अब आपका बचा हुआ है, क्वेश्चन देखिए आपको इसलिए दिए जाते हैं जिससे आप उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ें आपकी तैयार हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं तो उससे मेरा कोई फ़ायदा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए दिया जाता है कि आपकी तैयारी बेहतर हो, उसके लिए मैं होमवर्क में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी आती है या कहीं कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के कमेंट्स को और डाउट को हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ 6, 7, ठीक है। 3 सेट आपके और हैं। जैसे ही सेट नंबर 7 पर पहुंचेंगे, सेट नंबर 7 खत्म होगा, यानी 2020 का सेट खत्म होगा, तुरंत न्यूमेरिकल की सीरीज चला देंगे, चाहे पार्ट 1 के ही न्यूमेरिकल या पार्ट 2 के ही न्यूमेरिकल, जिसके भी न्यूमेरिकल हो पाएंगे उसके बाद ही आपका 2019 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के बाद, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।